So we'll be starting with the third unit in your course, which is on homeostasis, and this chapter is composed of two main chunks. जो पहला वाला chunk है chapter का जो सबसे बड़ा chunk है, that is homeostasis in homeostasis नहीं है homeostasis है sorry homeostasis in mammals. So the first most of the chapter deals with homeostasis in mammals, जिसके अंदर हम जो है वो osmoregulation पढ़ेंगे, thermoregulation पढ़ेंगे, and the regulation of blood glucose. Osmoregulation is maintenance of constant water potential in the bodily fluids. Thermoregulation is maintenance of a constant body temperature, and regulation of blood glucose, like as the statement implies, is controlling blood glucose level. और ये तीनों क्यों important होते हैं? Because all three of these are linked with certain essential functions in our body. अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ डिरेंज हो जाती है तो जो बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं. आवर बॉडी अचीव्स ऑल थ्री ऑफ दीज थ्रू अ मैकेनिज्म जिसको बोला जाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन क्या होती है? इट रेफर्स टू द मेंटेनेंस ऑफ व्हाट, ऑफ क्या नाम है, अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट. या इसने हर जगह होम्योस्टेटिस क्यों लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रही मुझे, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है. एक बार रुक जाओ. This is homeostasis. This is also, let me just correct it है ना. So this is homeostasis and this is also homeostasis. ठीक है, तो ये हो गया आपका most of the chunk of the chapter which deals with homeostasis in mammals. फिर आपके पास है homeostasis in plants, जो कि बहुत छोटा सा सबसेक्शन है इस चैप्टर का, और इसमें हम जो है वो बेसिकली पढ़ रहे होंगे दी क्या नाम है, द रोल ऑफ अ केमिकल नोन एज एब्सिसिक एसिड इन स्टोमेटल क्लोजर. जो प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा क्लोज होते हैं ना, लाइक ड्यू टू हायर रेट्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो कि क्यों हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर हाई हो या ह्यूमिडिटी लो या विंड ज़्यादा हो तो ट्रांसपिरेशन रेट्स हाई हो सकते हैं ना, और इसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो अननेसेसरी बहुत सारा पानी लूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वाई दे कैन ऑल्सो अंडरगो विल्टिंग. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फिर प्लांट्स क्या करते हैं, अपना स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं. ये आपको पहले से भी पता है. तो वो जो स्टोमेटल क्लोजर के लिए एक्चुअल मॉलिक्यूल यूज़ होता है ना, वो ये केमिकल होता है जिसको हम एब्सिसिक एसिड बोलते हैं. एब्सिसिक एसिड is can be written in a short form as well as capital A, capital B, capital A. ये जो है दिस इज शॉर्ट फॉर एब्सिसिक एसिड. तो ये जो है ना वो बेसिकली हम करेंगे एज एन एग्जांपल ऑफ क्या नाम है, होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, जिसमें ये केमिकल यूज हो रहा होगा इन व्हाट, इन प्रिवेंटिंग और कंट्रोलिंग वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट. And the way it does that is by causing what, closure of the stomata. Like ये जो एब्सिसिक एसिड होता है ना, it belongs to a category of molecules in plants जिनको हम बोलते हैं PGRs. क्या बोलते हैं? PGRs, विच इज शॉर्ट फॉर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. जैसे हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं ना, जो प्लांट्स में हार्मोन लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहा जाता है. लाइक एंड एब्सिसिक एसिड इज वन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनमें से एक फंक्शन तुमने कोर्स के लिए करना है, वो बेसिकली रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड इन स्टोमेटल क्लोजर है. तो जो पूरा चैप्टर है ना वो इसलिए जो है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट वी हैव टू डील विद इन दिस चैप्टर. ये जो पूरा चैप्टर है ये मल्टीपल सबसेक्शंस में डिवाइड है, और वो सबसेक्शंस कौन कौन से हैं? एक्सक्रीशन एंड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो हम आज खत्म कर लेंगे, ये छोटा सा सबसेक्शन है. और हम ये वाला सबसेक्शन स्टार्ट कर लेंगे जो कि दूसरा है, किडनीज एंड ऑस्मो रेगुलेशन. विल जस्ट डू the structure of the urinary system and the gross structure of the kidneys. Then we'll move on towards skin and thermoregulation, then pancreas and the control of blood glucose, और जो फाइनली हम करेंगे वो करेंगे guard cells and stomatal closure, जिसमें हम एब्सिसिक एसिड का रोल पढ़ेंगे in what, in causing the closure of stomata. So let's start with the first section of this chapter, which is excretion and what, and the nitrogenous waste. Before I start with कि ये nitrogenous waste जो है वो क्या नाम है, किस तरह कौन कौन सी होती है और किस तरह जो है हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस करती है. लेट मी फर्स्ट डिस्टिंग्विश between the terms excretion versus egestion. ठीक है, लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू टर्म्स टू बिगिन विद, कि भाई आपके पास एक्सक्रीशन और एजेशन में फ़र्क क्या होता है. और ये तुम्हारी नई टर्म्स नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर तुमने ये टर्म्स पहले भी सुनी होती हैं. तो दोनों में मेन फ़र्क क्या होता है? एक्सक्रीशन is the removal of metabolic waste from the body. It is the removal of what? Of metabolic waste from the body. और जो egestion होता है, that is the removal of what? Removal of undigested waste from the body. It is the removal of undigested waste from the body. अब दोनों में बहुत बड़ा फर्क है. फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो सेब खाया
अब सेब में जो फाइबर होगा ना, लाइक सेल्यूलोज जो होगा, वो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है, वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है, उसको इजेशन बोलते हैं। सो रिमूवल ऑफ फाइबर फ्रॉम योर बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ इजेशन। बट उस सेब के अंदर जो आपके पास सुक्रोज होगा, जो स्टार्च होगा थोड़ा बहुत, वो आपकी बॉडी तोड़ेगी, उसको एब्जॉर्ब करेगी, ग्लूकोज को और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल्स को। फिर ये सेल्स में जाएंगे मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे रेस्पिरेशन होगी इन मॉलिक्यूल्स की, एरोबिक। और फिर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मेटाबॉलिक वेस्ट होगा, और वो जो बॉडी से रिमूव होगा वो बेसिकली एक्सक्रीशन के अंदर आ जाएगा। दैट विल बी एक्सक्रीटरी मटेरियल दैट विल बी रिमूव फ्रॉम योर बॉडी। सो एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। और आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट होती है उसकी तीन बड़ी बड़ी कैटेगरीज होती हैं। एक होती है नाइट्रोजनस वेस्ट, दूसरी होती है बाइल पिगमेंट्स, और तीसरी होती है रेस्पिरेटरी वेस्ट। रेस्पिरेटरी वेस्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बेसिकली। बाइल पिगमेंट्स हमारे कोर्स में बिल्कुल भी नहीं है, तो वी कैन जस्ट इग्नोर दैट। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, उसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आता है। विल बी फोकसिंग ऑन दैट for most part of this subsection. ठीक है? So egestion refers to the removal of undigested waste from the body. Excretion refers to the removal of metabolic waste from the body. और examples जो होती हैं excretory waste material की, वो क्या क्या होती हैं? Nitrogenous waste, bile pigments and the respiratory waste. Nitrogenous waste के अंदर अमोनिया, यूरिया एंड क्या आता है? Uric acid आता है. So just remember that the nitrogenous waste that we have, that includes ammonia, urea and uric acid. हमारी body जो mainly excrete करती है वो यूरिया होती है, and we'll see exactly how this urea is manufactured. हम बनाते तीनों चीजें हैं, but this is the most common form in which we excrete the nitrogenous waste from our body. I'll show you how both of these are formed, and I'll also show you कि ये हमारी बॉडी में किसके थ्रू बन रहा होता है। ठीक है? नाइट्रोजनस वेस्ट में there are three common forms of nitrogenous waste products: ammonia, urea and uric acid. Mammals including humans primarily excrete what? Primarily excrete urea as the नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। ये अपने जहन में रखना। अब मैं तो बताता हूँ हमारी बॉडी जो है वो अमोनिया और यूरिया जो है वो बेसिकली कैसे बनाती है। आवर बॉडी एक्चुअली गेट्स रिड ऑफ एक्सेस अमीनो एसिड्स थ्रू क्या नाम है, टू प्रोसेसेस। और उन दो प्रोसेसेस के एंड में जो है ना, वो हमारे पास यूरिया आता है। ठीक है? लेट्स सी हाउ वी डू दैट। तो हमारी बॉडी में जो एक्सेस अमीनो एसिड्स होते हैं, एक्सेस अमीनो एसिड्स जो होते हैं, दीज एक्सेस अमीनो एसिड्स आर फर्स्ट ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर। और लिवर के अंदर जो है वो बेसिकली इनको एक प्रोसेस के थ्रू पास किया जाता है, जिस प्रोसेस में इनके जो है वो अमाइन ग्रुप्स रिमूव कर दिए जाते हैं और उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जो बाकी अमीनो एसिड बचता है उसको हम कीटो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कीटो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डीएमिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीएमिनेशन बोलते हैं। एंड प्लीज रिमेंबर, ये प्रोसेस लिवर में हो रही होती है। किस में हो रही होती है? लिवर में हो रही होती है। सो excess amino acids, they undergo a process of deamination in the liver to form keto acids and ammonia. ये अमोनिया फिर यूज होता है एक और प्रोसेस में, जिससे जो है वो फिर यूरिया बनता है, वो मैं तो बताता हूँ। बट बिफोर आई टेल यू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ यूरिया थ्रू क्या नाम है, यूरिया साइकिल, लेट्स अंडरस्टैंड ये कीटो एसिड्स के साथ क्या होता है। जो कीटो एसिड्स होते हैं ना, अमोनिया तो यूज हो जाएगा यूरिया बनाने में ना, कीटो एसिड्स कहाँ यूज होते हैं? कीटो एसिड्स कैन बी यूज टू फॉर्म ग्लूकोज। एक ये फेट होती है कीटो एसिड्स की, और जो लिवर में ही बन सकता है। एंड कीटो एसिड्स की दूसरी फेट ये होती है दैट दे कैन एंटर द क्रेब्स साइकिल। दे कैन आल्सो व्हाट? एंटर द Krebs cycle, and they can be used to release energy in the form of ATP. जो अमोनिया होता है ना, like ammonia can be used in what? In the urea cycle. Ammonia can be used in the urea cycle. एक मिनट यार, कलर कोडिंग डिफरेंट कर दिया मैंने। Ammonia can be used in the urea cycle to form urea through a process known as यूरिया साइकिल। तो अमोनिया जो है वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू यूरिया, और ये भी लिवर सेल्स में ही होता है थ्रू अ प्रोसेस जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरिया साइकिल बोलते हैं। एंड अगेन प्लीज याद रखो, ये प्रोसेस भी लिवर में ही हो रही होती है। कहाँ हो रही होती है? तो लिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्या नाम है, ऑर्गन दैट इज इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ क्या नाम है, एंड मैन्युफैक्चर ऑफ वॉट? मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया इन आवर बॉडी। और नॉर्मली होता क्या है, एक सवाल तुम्हारे जहन में ये आना चाहिए कि भाई हमारी बॉडी अमोनिया को क्यों नहीं एक्सक्रीट कर रही? भाई डायरेक्टली अमोनिया को एक्सक्रीट कर दे, यूरिया को क्यों एक्सक्रीट कर रही है? लाइक व्हाई इज इट नेसेसरी कि ये अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो? इसी को निकाल दे लाइक यूरिन के थ्रू। तो प्रॉब्लम ये होती है, दो वजहें होती हैं। लिवर जो होता है ना, वो it doesn't let ammonia to leak from the liver cells into the blood. Why? Because ammonia is extremely toxic. इतना toxic होता है that this can immediately travel to your brain and cause what? And cause
न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड अमोनिया फ्रॉम लीकिंग इनटू द ब्लड, आपका लिवर क्या करता है, फॉरन इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। यूरिया भी टॉक्सिक होता है बट यूरिया इज लेस टॉक्सिक। तो एक रीज़न अमोनिया की कन्वर्जन इनटू यूरिया का ये होता है कि अमोनिया की टॉक्सिसिटी बहुत हाई होती है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि अमोनिया को अगर एक्सक्रीट करेगा ना आपकी बॉडी, तो अमोनिया बहुत ही सॉल्युबल गैस होती है। इट विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर टू एक्सक्रीट, क्या नाम है, अमोनिया फ्रॉम द बॉडी। इतना पानी चाहिए होता है कि हो सकता है आप इतना यूरिनेट करें यूरिया को, अमोनिया को रिमूव करने के लिए, कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट कर जाए। लाइक सो नॉर्मली अमोनिया को नहीं रिमूव किया जाता बॉडी से, आपकी बॉडी क्या रिमूव करती है, यूरिया रिमूव करती है। जो फिश स्पीसीज होते हैं ना, वो अमोनिया रिमूव करते हैं एज देयर प्राइमरी, एज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्राइमरीली, बिकॉज फिश स्पीसीज को पानी की कोई कमी नहीं होती ना, लाइक, तो दे कैन अफोर्ड टू लूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी by excreting ammonia from the body, like but humans and बाकी जो mammals होते हैं, they don't excrete ammonia as the nitrogenous waste product. They primarily excrete what? They excrete यूरिया एज वॉट, एज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। हम जो है वो यूरिक एसिड भी बनाते हैं, अमोनिया भी बनाते हैं, यूरिया भी बनाते हैं, यूरिक एसिड भी बनाते हैं। बट यूरिक एसिड जो है ना, वो एक्सेस अमीनो एसिड से नहीं बनता। यूरिक एसिड जो होता है वो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, उनमें से जिन न्यूक्लियोटाइड्स के प्यूरिन बेसिस होते हैं, वो प्यूरिन बेसिस के तोड़ने से यूरिक एसिड बनता है। और वो प्रोसेस भी लिवर में ही होती है, लाइक, बट इट्स नॉट समथिंग दैट विल हैपन very often in the liver to produce large amounts of uric acid. In a healthy individual, याद रखो, वो ह्यूमन जो यूरिक एसिड प्रोडक्शन होती है वो बहुत कम होती है, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लाइक प्राइमरीली जो हम नाइट्रोजनस वेस्ट अपना बॉडी से निकाल रहे होते हैं, वो किस फॉर्म में निकाल रहे होते हैं, यूरिया के फॉर्म में निकाल रहे होते हैं। यूरिक एसिड is an important nitrogenous waste product in some other organisms such as birds, insect species, और जो रेप्टाइल्स होते हैं कुछ, उनके अंदर यूरिक एसिड निकल रहा होता है। इनफैक्ट बर्ड पूप नहीं होती जो, उसमें जो वाइट वाला पार्ट होता है ना, दैट इज रिच इन यूरिक एसिड। उसके अंदर यूरिक एसिड जो है वो क्रिस्टल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। सो गिवन बिलो इज अ समरी ऑफ हाउ यूरिया इज प्रोड्यूस। एक्सेस अमीनो एसिड्स पहले डीएमिनेशन करेंगे और कीटो एसिड्स और अमोनिया बनाएंगे। अमोनिया पे यूरिया साइकिल में जाएगा जो कि अगेन लिवर में होती है टू फॉर्म द यूरिया। So amino acids undergo deamination to form ammonia, and ammonia is then used in the यूरिया साइकिल टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म यूरिया। अब मैं तो बताता हूँ कि लाइक जो कीटो एसिड है ना, उसकी फेट क्या होती है, और फिर हम यूरिया साइकिल बेसिकली देखेंगे। सो पहले डीएमिनेशन जरा रिवाइज कर लें। सो डीएमिनेशन occurs primarily in the liver, is defined as the removal of the amine group from the amino acid in the form of ammonia। ये रिएक्शन तुमने याद करने हैं प्लीज, ये पूरे जितने भी यहाँ केमिकल रिएक्शन लिखे हुए हैं, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू रोट लर्न दीज रिएक्शंस। सो अमीनो एसिड रिएक्ट करता है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम डीएमिनेज टू फॉर्म कीटो एसिड एंड अमोनिया। डीएमिनेशन क्यों कहते हैं इसको, बिकॉज अमाइन ग्रुप निकाल दिया जाता है ना इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया हुए है। इसके फॉर्मूलाज भी तुमने याद करने हैं। अमीनो एसिड का तो जनरल फॉर्मूला तुम्हें पता होता है, वाटर यहाँ लिखा हुआ है। अब कीटो एसिड क्या है, लुक एट द स्ट्रक्चर और तुम्हें इस नाम का ना मतलब समझ में आ जाएगा। एसिड इज फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड कीटो इज फॉर द कीटोन ग्रुप ओवर हियर। तो तुम जब एग्जाम में ये रिएक्शन लिखोगे ना, तो सिर्फ जो चीज़ तुम्हें नजर आ रही होगी वो चेंज होती है, वो क्या होगा कि ये आर ग्रुप एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, बाकी सेम रिएक्शन तुम हर जगह यूज करोगे। अमोनिया साथ रिलीज हो रहा होगा और दो हाइड्रोजन एटम्स जो है वो यहाँ पे निकल रहे होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम डीएमिनेज, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हिच एंजाइम, डीएमिनेज। सो यू हैव टू प्लीज रोट रन दिस इक्वेशन फॉर योर एग्जाम। डीएमिनेशन की जो रिएक्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, लाइक सिर्फ जो एग्जामिनर है वो क्या चेंज करेगा, आर ग्रुप चेंज करता रहेगा। लाइक आप उसी हिसाब से इस इक्वेशन में आर की डिफरेंट डिफरेंट जो है वो जो भी फॉर्मूलेज होंगे वो डालते जाएंगे। लाइक कीटो एसिड किस चीज में यूज होता है, इट्स यूज्ड इन क्रेब्स साइकिल टू रिलीज एनर्जी वाया रेस्पिरेशन। इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन व्हाट, इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। जब कीटो एसिड ग्लूकोज बनाने के लिए यूज होता है ना, तो इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है। याद है मैंने कहा था व्हेनेवर यू फॉर्म न्यू ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये प्रोसेस आपने जो है वो उसमें भी किया था, जब हमने लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट किया था ना इनटू ग्लूकोज, उस वक्त भी आपने ये टर्म बेसिकली सुना था। द अमोनिया प्रोड्यूस इज हाई टॉक्सिक and is therefore rapidly converted into urea via the urea cycle. Now let's see urea cycle में क्या होता है। यूरिया साइकिल को पहले याद रखो कि ऑर्निथीन साइकिल भी बोलते हैं, ये भी लिवर में होती है जो प्रोसेस होती है। और ओवरऑल रिएक्शन यूरिया साइकिल का क्या होता है, ये साइक्लिकल रिएक्शन होता है, अभी मैं तुम्हें आगे जाके दिखाता हूँ। बस पूरी साइकिल में दो अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है ना वो एंटर करेंगे, और जो साइकिल के प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, यूरिया एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ water, like this will be the net production of water. So 2 moles of ammonia and 1 mole of CO2, they react to give you what? They react to give you 1 mole of urea and 1 mole of
वाटर एज द प्रोडक्ट। यूरिया का ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला देख के तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि वाई डू वी नीड 2 मोल्स ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ CO2। तो ये एक NH2, ये NH2 के 2 मोल ऑफ अमोनिया हो गए लाइक, और आपके पास जो है वो क्या नाम है, 2 मोल ऑफ अमोनिया से ये 2 अमाइन ग्रुप आ गए, और CO2 से आपके पास ये C डबल बॉन्ड आ जाता है। दिस इज द होल साइकिल। अब इस साइकिल को ऑर्निथीन साइकिल क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और इसी पॉइंट पे हम दोबारा क्या नाम है, साइकिल घूम के दोबारा इसी पॉइंट पे आ जाएगी। सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। सो ऑर्निथीन विल एक्सेप्ट एन अमोनिया एंड अ CO2 मॉलिक्यूल टू फॉर्म सिट्रुलिन, और इस प्रोसेस में जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमने एक अमोनिया यूज कर लिया, एक CO2 यूज कर लिया, और एक वाटर प्रोड्यूस कर दिया। फिर सिट्रुलिन जो है वो आर्जिनिन में कन्वर्ट होगा, जिसमें एक और अमोनिया यूज होगा और एक और वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब तुम देख सकते हो 2 अमोनिया और एक CO2 यहाँ यूज हो गए, और 2 वाटर निकल आए। बट आगे जाके जब आर्जिनिन दोबारा ऑर्निथीन को रीजनरेट करने में यूज होगा ना, तो एक वाटर मॉलिक्यूल यूज भी हो जाएगा। तो नेट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं, और एक जो है वो यूज हुआ है ना, तो नेट प्रोडक्शन इज ऑफ क्या नाम है 1 वाटर मॉलिक्यूल। और इवेंचुअली जो चीज़ आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाएगी बाहर, वो क्या होगी? यूरिया होगी। लाइक दैट्स द वन दैट इज द वन दैट यू वांट। एंड तुम देख सकते हो ना, इस यूरिया की प्रोडक्शन में अमोनिया के मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं ना, ताकि अमोनिया जो है वो ब्लड में डायरेक्टली लीक ना कर जाए। लाइक so urea is less toxic and less soluble in water than ammonia, and it's primarily excreted via the kidneys. Like यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ह्यूमंस किस तरह करते हैं, जैसे मैं बताया था, थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स में भी स्पेसिफिकली किस चीज़ की ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड बनता है? प्यूरिन बेसिस के। प्यूरिन बेसिस जब टूटती है ना, लाइक जब ब्रेकडाउन किया जाता है इनका एक्सेस प्यूरिन बेसिस का। और नॉर्मली ये एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन में इतना ज़्यादा नहीं होता है प्रोसेस, बहुत लिमिटेड प्रोसेस होता है ये मेन ये प्रॉब्लम कब बॉडी में आपको यूरिक एसिड ज़्यादा बनना शुरू होता है? जब किसी को कोई कैंसर हो। पीपल हु हैव कैंसर, उनके अंदर जो है वो अनकंट्रोल माइटोसिस होती है ना किसी बॉडी के पार्ट की, उस अनकंट्रोल माइटोसिस की वजह से बहुत सारे प्यूरिन बेसिस बनते हैं लाइक। एंड वो प्यूरिन बेसिस एक्सेस फिर जब बॉडी रिमूव करने की कोशिश करता है ना, तो वो उनको तोड़ के यूरिक एसिड बहुत सारा बनाता है लिवर के अंदर। फिर ये लिवर से यूरिक एसिड बाहर निकलता है, और फिर किडनीज के थ्रू, यूरिन के थ्रू निकलता है। लाइक अक्सर ये यूरिक एसिड इतना बन जाता है यार कि ये ना किडनी में जाके ना जमा होना शुरू हो जाता है यूरिक एसिड। इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो किडनी में जमा होना शुरू हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते ना ये यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है वो इतना बड़ा हो जाते हैं, लाइक जमा होते होते, दैट you start having what we call as kidney stones. So at times like kidney stones की जो नेचर होती है ना, लाइक वो जो किडनी की जो पथरी होती है, वो पथरी कभी कभी यूरिक एसिड की बनी होती है। ख़ास तौर पे अगर कोई कैंसर का पेशेंट आता है ना विथ किडनी स्टोन्स, तो उसमें हमेशा ये चेक किया जाता है कि वो किडनी स्टोन्स यूरिक एसिड की तो नहीं है, बिकॉज लाइक breakdown of purine bases like in patients who have cancers, उसकी वजह से जो है वो अच्छा खासा यूरिक एसिड बनता है, and that gets deposited inside the kidneys to form what we call as uric acid stones। जो प्रोसेस होती है ना लिवर में जिससे ये यूरिक एसिड बनता है, उसको आइनोसिनिक पाथवे कहा जाता है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू नो दिस एज पार्ट ऑफ योर कोर्स, बस मैंने यहाँ लिखा हुआ है बिकॉज हमने थोड़ा सा ब्रीफली यूरिक एसिड प्रोडक्शन जो है वो इन ह्यूमंस डिस्कस करना था। प्लीज रिमेंबर यूरिक एसिड लाइक यूरिया इज आल्सो एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज। अब मैं कंपेयर करता हूँ जो 3 नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, लेट्स कंपेयर दीज 3। सो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स जो रिमूव हो रहे होते हैं पर मॉलिक्यूल, अमोनिया में एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन एटम रिमूव हो रहा होता है, यूरिया में एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम्स रिमूव हो रहे होते हैं, यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में 4 नाइट्रोजन एटम्स। इन दोनों का तो स्ट्रक्चर मैं तुम्हें दिखा दिया था, ये मैं तुम्हें आगे वाली स्लाइड पे दिखाता हूँ। यूरिक एसिड जो है वो उसके स्ट्रक्चर में 4 नाइट्रोजन होते हैं। लाइक टॉक्सिसिटी वाइज अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक एंड यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक। वाटर solubility wise अमोनिया इज द मोस्ट soluble एंड यूरिक एसिड इज द लीस्ट soluble। इसी तो मैं कहता कि अमोनिया की एक्सक्रीशन के लिए अच्छा खासा, अगर अमोनिया एक्सक्रीट होगा ना हमारी बॉडी से, तो अच्छा खासा पानी भी साथ ले जाएगा, लाइक एंड दैट कुड कॉज द वाटर कंटेंट ऑफ अ बॉडी टू लाइक गो रियली लो। हाँ, तो हमारी बॉडी प्रेफर नहीं करती है अमोनिया को एक्सक्रीट करे, इंस्टेड वो यूरिया को बेसिकली प्रेफर करती है एज द प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं? जो फिश स्पीसीज होते हैं ना, मोस्ट फिश स्पीसीज, लाइक बहुत सारे जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे प्रेफर अमोनिया एज द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस प्रेफर यूरिया, एंड बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स ये अपनी बॉडी का पानी बचाने की कोशिश करते हैं, लाइक और ये नॉर्मली जो है वो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सीड कर रहे होते हैं। लाइक वाइटिश वाला जो पार्ट होता है ना बर्ड पूप में, वो यूरिक एसिड वाला पार्ट होता है। मैं तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। अमोनिया में देखो एक मॉलिक्यूल में 8 नाइट्रोजन एटम है, यूरिया के एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, और यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में आपको 4 नाइट्रोजन एटम्स नजर आ रहे हैं। और तुम्हें ये भी नजर आ रहा होगा 2 रिंग्स हैं। तो इससे तुम याद रखोगे प्यूरिन बेसिस जो है ना उसके
मेटाबॉलिज्म के थ्रू बेसिकली क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है। ये अपने ध्यान में रखना। यूरिक एसिड इज नॉट प्रोड्यूस थ्रू ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड्स प्लीज। अमीनो एसिड का तो ऐसा कोई भी खर्चा नहीं ना। यूरिक एसिड जो होता है वो आपके पास जो बॉडी में बन रहा होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स में जो यूरिन बोल रहा हूँ, न्यूक्लियोटाइड्स में जो प्यूरिन बेसिस होते हैं ना, उनके ब्रेक डाउन से बेसिकली यूरिक एसिड बनता है। ये अपने ध्यान में रखना। We'll now move on towards the next subsection of this chapter, the second subsection, which is kidneys and osmoregulation. आज हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत थोड़ा सा हमने टच करना है। हमने एक तो मेमेलियन यूरिनरी सिस्टम है ना, वो तुमने ओ लेवल्स में किया हुआ है, कोई मैं नई चीज़ नहीं अभी बता रहा हूँ। सिर्फ ब्लड वेसल शायद तुम्हारे लिए नहीं होंगे, और थोड़ा सा जो किडनी का अंदर का पार्ट होगा वो शायद नया हो। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द मेमेलियन यूरिनरी सिस्टम, हमारे यूरिनरी सिस्टम में देयर इज अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, राइट लेफ्ट किडनी एंड राइट लेफ्ट यूरेटर, a bladder which is the pouch that stores urine, urethra which is the outflow tract for urine, and the associated blood vessels. Let me show you all of these in a picture. तो ये हो गया राइट एंड लेफ्ट किडनी। राइट किडनी इज लोअर देन द लेफ्ट किडनी बिकॉज ऑफ द लिवर ऑन द राइट साइड, और दोनों किडनीज के टॉप पे डोम शेप्ड एक ग्लैंड आपको नजर आ रहा है। दिस इज द राइट adrenal gland and this is the left adrenal gland. The two kidneys are drained by the two ureters, the right and the left ureter, और ये यूरिन को लेके जाते हैं टुवर्ड्स द पाउच जिसको ब्लैडर बोलते हैं, और ब्लैडर से पे यूरिन बाहर निकलती है वाया द यूरेथ्रा। ये जो पार्ट होता है ना किडनी का, राइट किडनी का और लेफ्ट किडनी का, जहाँ से यूरेटर बाहर निकल रहा होता है, दिस पार्ट ओवर हियर इज नोन एज द रीनल हाइलम। क्या बोलते हैं इसको? हाइलम बोलते हैं। इस हाइलम के थ्रू किडनीज के अंदर बाहर ना चीजें जा रही होती हैं। लाइक किडनीज के अंदर एक चीज जाती है और किडनी से बाहर दो चीजें निकलती हैं। जो चीज किडनी के अंदर जाती है ना थ्रू दिस हाइलम, वो होती है रीनल आर्टरी, एंड दिस रीनल आर्टरी इज अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द डिसेंडिंग एओर्टा। राइट किडनी में राइट रीनल आर्टरी जाती है और लेफ्ट किडनी में लेफ्ट रीनल आर्टरी जाती है बेसिकली। और जो किडनी से दो चीज़ें बाहर निकलती हैं वो क्या होती हैं? एक होता है यूरेटर। सो यू हैव द क्या नाम है, राइट किडनी से जो यूरेटर निकला होता है वो राइट यूरेटर होता है, जो लेफ्ट किडनी से यूरेटर निकल रहा होता है वो लेफ्ट यूरेटर कहलाता है। सो यू हैव द राइट एंड द लेफ्ट यूरेटर, ये आपके पास दो हो गए। और जो दूसरी चीज़ निकल रही होती है किडनी से वो होती है वेन्स। तो आपके पास लेफ्ट किडनी होती है, राइट किडनी होती है, उससे राइट रीनल वेन निकलती है, और जो लेफ्ट किडनी होती है उससे लेफ्ट रीनल वेन निकलती है, और ये दोनों वेन्स डायरेक्टली इंफीरियर वीना कावा में जाती हैं। लाइक किडनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, दैट्स व्हाई तुम देखोगे किडनी की जो ब्लड सप्लाई है ना वो मेन वेसल्स के साथ जुड़ी हुई है। जो रीनल आर्टरीज हैं, राइट एंड लेफ्ट रीनल आर्टरी, वो एओर्टा से आती हैं। यहाँ पे नज़र नहीं आ रही लेफ्ट रीनल आर्टरी, सिर्फ राइट हमने दिखाई हुई है। इसी तरह जो इंफीरियर वीना कावा में जो क्या नाम है, राइट रीनल वेन और लेफ्ट रीनल वेन जा रहे होते हैं, लाइक ये भी मेन वेसल होती है जिसके अंदर दोनों रीनल वेन जा रहे होते हैं। लाइक सो किडनी बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन in our body, it receives its blood supply directly from the descending aorta, और इसकी जो blood drainage होती है वो directly होती है into the inferior vena cava through the renal vein. So that's the entire gross structure of the kidney, like of the kidneys and the associated structures in the mammalian urinary system. अगर मैं किसी एक किडनी का यहाँ पे एक वो longitudinal section लूँ ना, तो किडनी के अंदर आपको तीन सेक्शन नजर आएंगे। जो आउटर मोस्ट डार्क कलर का सेक्शन होता है वो कॉर्टेक्स होता है, उसके अंदर मेडुला होता है, और सबसे इनर मोस्ट जो होता है ना मेडुला पिंक कलर का होता है, लाइट कलर का होता है, और सबसे अंदर पेल येलोइश जो है वो पेल्विस होता है, विच विल ड्रेन एंड नैरो इनटू व्हाट, इनटू अ यूरेटर। पेल्विस जो है ना वो फिर बेसिकली इवेंचुअली क्या बन जाता है? यूरेटर बन जाता है। अगर आप किडनी को बाहर से देखते हैं ना, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है बाहर से, तो किडनी के सरफेस पे एक फाइब्रस क्या होती है? कैप्सूल होती है। क्या होती है? एक फाइब्रस कैप्सूल होती है। सो दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, ऑफ द मेमेलियन यूरिनरी सिस्टम। मैं तुम्हें रियलिटी में दिखाता हूँ ये किडनी एक्चुअली किस तरह की दिखती है। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ये बाहर से तुम्हें किडनी का सरफेस नजर आ रहा है। ये रीनल हाइलम है जिसमें नजर आ रहा है ना ये तीन चीजें, लाइक इनमें से ये जो लंबी सी चीज है दैट इज द यूरेटर, और ये जो दो हैं इनमें से एक रीनल वेन होगी और एक क्या होगी? रीनल आर्टरी होगी। अभी ये देख के अंदाजा नहीं हो सकता इसको, इस पिक्चर को देख के कि इनमें से कौन सी वाली है, बट वन ऑफ दीज हैज टू बी रीनल आर्टरी एंड द अदर वन हैज टू बी व्हाट, हैज टू बी द रीनल वेन। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर and we'll continue with the internal details of the kidney, continue from here with the internal details of the kidney in the next class.